सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको समास। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास संक्षिप्तीकरण को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। लेकिन वो क्या होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। समास के कितने भेद होते हैं, जो समास के भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। आपको याद रखना है कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तुम्हारा लास्ट है बहुब्रीहि समास। तो ये आपको याद रखना है कि कितने समास होते हैं। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष समास आपका, कर्म धारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। इन समासों को आपको याद रखना है कि 3 इधर, यानी कि आपके जो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो समासों की संख्या है वो कितनी है, आपकी 6 है। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो कौन सा है, द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास में हम पढ़ाएंगे आपको, सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं। द्वंद्व समास में हम कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। कोई भी समास हो, जैसे अलग अलग समासों में अलग अलग महत्ता दी गई है, तो इसी तरह है द्वंद्व समास में क्या किया गया है कि जिस समास में पूर्व और उत्तर पद यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों ही क्या है, प्रधान है। प्रधान यानी कि महत्वपूर्ण है, प्रधान है, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसे सबसे इजी तरीका सीखने का क्या है कि आपको दिमाग में बस ये रखना है कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह होता है। जो द्वंद्व समास है उसमें क्या होगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि जो डैश होता है, तो उस डैश को हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके बीच में योजक चिन्ह है, जहाँ योजक चिन्ह आएगा वहां कौन सा समास है, द्वंद्व। द्वंद्व से आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि द्वंद्व माने क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, यानी कि द्वंद्व लड़ाई। तो लड़ाई के आपको याद रहेगा कि जैसे माता पिता, भाई बहन में लड़ाई होती है, तो भाई बहन, अब भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो उसमें क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह से आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है, द्वंद्व समास है। तो बीच में क्या आ जाएगा, और या विभक्ति का क्या होता है, उसमें लोप होता है। तो ये सबसे आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आपने ये समास का देखा, माता पिता, तो माता और पिता, जैसे आपको पहले बताया था उदाहरण में कि क्या था, माता पिता, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। लेकिन जब भी ये आप इन शब्दों को लिखते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हमेशा अपोजिट होते हैं, यानी कि इनका क्या होना चाहिए, विलोम होना चाहिए। अब आ गया अचानक से रात आ गया, दिन आ गया, तो उसमें क्या है, द्वंद्व समास नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा, आपका अलग समास होगा। इसे मैं आगे बताऊंगी क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है ये, और जैसे आगे आपने देखा पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो इसमें क्या है, योजक चिन्ह। जो योजक चिन्ह बीच में होता है ये है योजक चिन्ह। अगर ये हट जाएगा योजक चिन्ह, तो योजक जो डैश होता है, इसे हटने के बाद बीच में और विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी और विभक्ति आ जाती है। आगे हम आपको पढ़ाते हैं, आगे हम समास पे चलते हैं, आपके द्विगु समास पे। द्वंद्व अच्छे से समास में आ गया होगा आपके, ये क्या है, द्विगु समास। तो जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो, संख्या को याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो द्विगु समास है उसमें क्या महत्वपूर्णता है, संख्या। संख्या की महत्ता ज्यादा है, यानी संख्या को आपको याद रखना है कि जिस समास में क्या आती है, संख्या आती है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, कोई ट्रिक आपको जैसे है, तो ट्रिक सबसे आसान तरीका क्या होता है कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जहां संख्या दी की आपको क्या है वो, यानी संख्या की प्रधानता है, संख्या को याद रखना है आपको। जैसे नवरत्न, तो नवरत्न का मतलब क्या होगा, 9 रत्नों का समूह। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह। पंचवटी, 5 बटों का समूह। तिरायः, 3 राहों का समूह। तो ये सब क्या होगा, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। यानी कि जिसमें क्या आ रही है, संख्या आती है आगे। जो पहला पद दिया गया है उसमें क्या है, वो संख्यावाची है। जब वो संख्यावाची होता है तो आपको याद रखना है ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, आपके ये द्विगु समास के अलावा कर्मधारय समास। आगे पहला कौन सा था, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद में कौन सा आया था, जो समास आया था, द्विगु समास आया था। द्विगु समास के बाद आपका तीसरा आया था कर्मधारय समास। कर्म, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा।
कर्मधारय समास कहलाता है। बस आपको याद रखना है कि विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि किसी भी समास में अगर विशेषता बताई जा रही है तो उस समास को हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे काली मिर्च, तो यहाँ क्या बताई जा रही है, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कैसी है, काली है। अगर बोला जाता कि लाल मिर्च, तो भी क्या थी, मिर्च की विशेषता थी कि मिर्च के बारे में बताया जा रहा है कि मिर्च कैसी है, लाल है। तो विशेषता बताने वाली यानी किसी भी चीज की विशेषता बताई जा रही है, वहां कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, वो क्या हो गया, यानी कमल है वो कैसा है, नीला है। तो कमल की भी क्या बताई जा रही है, उसमें विशेषता बताई जा रही है। पीतांबर, चंद्रमुखी, चंद्र के समान जिसका क्या है, मुख है, यानी चंद्र के समान क्या हो गया, उसका मुख हो गया। तो चंद्रमा से क्या है, उसको मुख को जोड़ा जा रहा है, तो उसकी भी विशेषता है। तो ये मान के चलना है कि आपको कर्मधारय में क्या है, आपको विशेषता बताई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं आपके कर्मधारय से अव्ययी भाव समास। अब आपका आता है अव्यय। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी अगर ना समझ में आए तो जिस समास में पहला जो शब्द दिया गया है वो क्या हो, उपसर्ग हो, या वर्ड हो या शब्द हो, वो क्या हो, उपसर्ग आता है। आपको उपसर्ग का ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, उपसर्ग होता है। अगर पहला पद है वो क्या है, उपसर्ग है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी कहलाता है। जिस समास में क्या आएगा, उपसर्ग आएगा, वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इतना आपको याद रखना है। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार। अब इसमें अगर आपको पूछा जाए कि समास में, इस समास में आपका उपसर्ग कौन सा है, तो क्या है, यथा है। यानी हमने यथा को अलग कर दिया और स्थान को हमने अलग कर दिया। आजीवन, आ को हमने हटा दिया और जीवन को हमने अलग कर दिया, तो आ है वो क्या हो गया आपका, यानी आ है वो उपसर्ग हो गया। प्रतिदिन, प्रति को अलग कर दिया और हमने दिन को अलग कर दिया। यथा समय, यथा को हमने अलग कर दिया और समय को हमने अलग कर दिया। तो ये सारे ही क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास जहां होता है वहां क्या होगा, जहां कहीं अव्ययी भाव समास होगा वहां उपसर्ग होता है। अब जैसे पहले वाले में आपको, जैसे अब इसमें आया था रात रात, जैसे मैंने बताया था कि जहां विलोम होते हैं, जैसे माता पिता, आपको द्वंद्व समास में बताया था सबसे पहले कि माता और पिता। तो माता पिता के बारे में बताया था कि जहाँ क्या है, योजक चिन्ह होता है, माता पिता, भाई बहन, रात दिन, ऐसे वर्ड आते हैं, तो वहाँ कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होता है। लेकिन कभी रात रात आ जाता है, दिन दिन आ जाता है, तो वहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ वो अपोजिट वर्ड नहीं होते, यानी कि वो विलोम नहीं होते। तो आपको इसका ध्यान रखना है। आंख बंद करके जहाँ एक जैसे शब्द आते हैं, आपको क्या करना है, अव्ययी भाव समास पर टिक करना है। यानी अव्ययी भाव समास पर, जैसे रात रात, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये रात रात है, दिन दिन है, दिन दिन में इन सब में आता है, तो ये क्या आएगा, अव्ययी भाव समास आता है। इतना याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं आपके समास पे, बहुब्रीहि समास। अब आपको ध्यान रखना है, बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है, किसी तीसरे की ओर संकेत करना। यानी कि हम किसी दो खड़े हुए और दो से अलग हम तीसरे की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वहां कौन सा समास हो गया आपका, बहुब्रीहि समास हो गया। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता हो, जिस समास में दोनों पदों से क्या है, दोनों पद, ये मान के चलो इसमें कोई प्रधान नहीं है, जो तीसरे की ओर संकेत हो रहा है वो क्या है, प्रधान है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है बहुब्रीहि समास में कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का क्या हो रहा है, तीसरे अर्थ में बोध हो रहा है। यानी कि दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, जो तीसरा व्यक्ति है उसकी ओर क्या हो रहा है, संकेत यानी कि इशारा हो रहा है। तो ऐसे ही इसमें उदाहरण दिया गया था दशानन। तो 10 मुख हैं जिसके, अब 10 मुख किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो अब यहाँ 10 मुख यानी कि तीसरे की ओर संकेत किया गया है कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात कौन हो सकता है 10 मुख वाला, रावण हो सकता है। नीलकंठ, तो नीलकंठ कौन थे, नीलकंठ किसका नाम था, शिव का नाम था। तो नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका था, भगवान शिव का था। तो ये भी क्या है, किसी तीसरे की ओर, यानी विशेष व्यक्ति तीसरे की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबोदर किसे कहेंगे, गणेश जी को।
गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, तो गिरी माने क्या होता है? पर्वत। तो पर्वत को धारण करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। ये सारे जो आएंगे इसमें वो किस में आते हैं? बहुव्रीहि समास में आते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि जहाँ तीसरे की ओर संकेत हो रहा है तो वो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। आगे हम बढ़ते हैं आपके तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में भी अब कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इतना ध्यान रखना है। ये लास्ट में हमने इसीलिए दिया था कि ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए आपको अच्छे से और इजी तरीके से ये समझाया जाएगा। तो तत्पुरुष समास के कितने? वैसे तो समास के भेद होते ही ये 6 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म है तत्पुरुष, करण है तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तो आपको ये क्या है? 6 समास आपको याद रखने हैं कि तत्पुरुष के अंदर यानी जो भेद होते हैं तत्पुरुष के वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो कर्म, कर्म माने कौन हो गया? कर्ता, कार्य को करने वाला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष की ओर, यानी कि आगे हम बढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष की ओर जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो कर्म तत्पुरुष है, इसका एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि को का लोप हो, यानी कि जहां को आता है या फिर का बीच में लगता है तो इन चीजों का लोप होता है। वहां क्या है? कर्म को कहते हैं, कर्म को करण से अपादान के लिए। तो कर्म को या फिर का, कर्म को या फिर का, करण से। अब कर्म को, आपको कर्म को याद रखना है कि कर्म तत्पुरुष होता है। तो मतदाता, आपने यहाँ उदाहरण जैसे देखा है कि मतदाता है, तो अब को विभक्ति का लोप है तो को में क्या लगेगा? इसमें आपको अलग करना है मतदाता। तो मत को देने वाला क्या होगा? मत को देने वाला। ग्रह, कट, ग्रह को काटने वाला, जो ग्रह आते हैं तो ग्रह को काटने वाला। यहाँ को विभक्ति का क्या हुआ है? लोप हुआ है। यानी कि कर्म तत्पुरुष आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। यानी कि इसमें क्या आएगा? को या फिर बीच में का लगाते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं करण तत्पुरुष की ओर कि जो करण तत्पुरुष है, तो करण तत्पुरुष में क्या है? अच्छा सीखने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है आपका? कि जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो, यानी करण कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। जैसे जन्मजात, जन्म से क्या है? जन्म से उत्पन्न, यानी जन्मजात, जन्मजात माने क्या है? जो जन्म से उत्पन्न है उसे हम क्या कहेंगे? जन्मजात। आगे है गुणहीन, गुणहीन क्या है? गुण से हीन, यानी कि जिसमें गुण है ही नहीं तो वो क्या हो गया? गुण से हीन हो गया। जैसे करण तत्पुरुष, अब आपको कर्म ध्यान रखना है कि कर्म में क्या है? कर्म में को विभक्ति का क्या होता है? या का विभक्ति का लोप होता है। और करण तत्पुरुष में किसका होता है? से का। यानी कि आपको ध्यान रखना है कर्ण को करण से, इतना याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं आपके संप्रदान। तो संप्रदान में क्या बताया था? के लिए। ठीक है, संप्रदान में क्या था? के लिए। और अपादान में से, अपादान में भी से का आ रहा है पर वो क्या है? धन से हीन हो रहा है, उसमें जोड़ने के लिए आया था और इसमें क्या है? दूर होने के लिए से का वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष में है जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है। जहां संप्रदान कारक चिन्ह का, जैसे कारक कौन सा है इसका? हाथ के लिए, हथकड़ी। ठीक है, हथकड़ी का मतलब क्या होगा? हाथ के लिए। बोला था संप्रदान का क्या होता है? के लिए, तो हाथ के लिए हथकड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यानी कि इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है? के लिए। संप्रदान में क्या आता है? के लिए। इतना याद रखना है आपको। अपादान, अब अपादान में क्या आएगा? अपादान तत्पुरुष है तो अपादान में सबसे अच्छा इजी इसका ट्रिक है कि जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, यानी अपादान कारक चिन्ह का क्या हो? लोप हो। जिस विभक्ति में से आए, लेकिन वहां भी से आया था, से जोड़ने के लिए था और ये क्या है? दूर करने के लिए। तो इसमें है धनहीन, धन से हीन, धन है उससे वो क्या हो गया? दूर हो गया। ठीक है, भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से वो क्या था? अंधा था। तो ये क्या है? ये यहाँ क्या है? दूर करने के लिए, वो क्या है? जोड़ने के लिए, यानी पास लाने के लिए। तो आपने ये देखा कि संप्रदान भी हो गया, अपादान भी हो गया। आगे हम बढ़ते हैं आपके कारक चिन्ह।
यानी कारक चिन्ह है आपका संबंध तत्पुरुष, ठीक है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जहां किसका है? संबंध, किसी संबंध का संबंध, जहां संबंध तत्पुरुष होता है, जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, यानी जहां क्या आ जाए? का आ जाए, की आ जाए, इन चीजों का क्या होता है, लेकिन संबंध उनसे जुड़ा होता है। जिस प्रकार प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर यहाँ दे रखा है दिनचर्या, दिन की चर्या, यानी दिनचर्या, आपकी दिनचर्या कैसी है। भारत रत्न, तो भारत का रत्न। तो ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं आपको, तो इन सारी चीजों का आपको मतलब ध्यान रखना है, तभी इस समास को आपको अच्छे से आप समझ पाओगे। आगे आता है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? मैं या फिर पर का। जिसमें क्या होता है? मैं या पर विभक्ति का लोप होगा, उसमें क्या आएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास आएगा। जिस प्रकार है जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जहां अधिकरण कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। जैसे नीत निपुण, नीति में निपुण, नीति निपुण का क्या होगा? नीति में, जहां मैं आता है, पर आता है, ये सारी किसमें आती है? अधिकरण में आती है। तो जहां क्या है? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का क्या हो जाएगा? आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घुड़सवार का क्या होगा? घोड़े पर सवार, यानी कि इसमें बताया था कि मैं आए, पर आए, वहां क्या होगा? अधिकरण समास होता है। संबंध में किसका आ गया? का हो, की हो, इन चीजों का लोप होता है, वहां क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। और यहाँ अधिकरण। आगे हम बढ़ते हैं आपके, अब आगे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके ये बताना है। आपको एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप सारे बताओगे कि किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक, संयोजक कह सकते हो या फिर योजक चिन्ह कहते हो। जैसे पहले समास में बताया था कि योजक चिन्ह किसमें होता है? योजक यानी कि द्वंद्व, जहां जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। द्वंद्व ये ट्रिक है आपको सीखने की, ऐसा नहीं है कि उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ये क्या है? ट्रिक है सीखने की कि द्वंद्व, द्वंद्व। अब ये किसमें था? द्वंद्व में था, योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, माता और पिता। आगे के आपके क्वेश्चन दिखाते हैं जो आपको खुद करने हैं और आपको उनका आंसर देना है। पूर्व पद संख्यावाची, यानी कि जिसमें क्या है? पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। अब संख्यावाची किसमें होता है, ये आपको बताना है कि संख्यावाची। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, जन्मांत शब्द है, यानी जन्मांत किससे लिया गया है? कौन सा समास है? आगे हम बढ़ते हैं आपके यथा स्थान, सामासिक शब्द का विग्रह होगा, यानी यथा स्थान। यथा स्थान में किसका होगा? यानी कि यथा और स्थान होगा, स्थान के अनुसार होगा, यथा का स्थान होगा या स्थान का यथा होगा। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए जो आपको अपने आप करने हैं। अब अच्छे से अगर समझ में आए हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।